हेलो एवरीवन। फर्स्ट वीडियो बायोलॉजी की जो कि रिलेटेड है द लिविंग वर्ल्ड से, और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लोग अच्छे से एंड तक ज़रूर समझोगे। अगर आपने बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट ले रखा है तो बायो सब्जेक्ट अपने आप में ही एक यूनिक सब्जेक्ट होता है। इससे रिलेटेड अगर आप लोग कोर्स आगे भी कई तरह के कोर्सेस अवेलेबल होते हैं जिसके बारे में मैं बताऊँगा आप लोगों को इस करियर के बारे में। तो क्लास 11th में बायोलॉजी है तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12th में भी आप लोगों को बायोलॉजी समझनी पड़ेगी अच्छे से। तो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। हालांकि ये काफ़ी चैप्टर ऐसे होंगे जो आपने क्लास 10th या 9th में सीखे होंगे, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ एक्सप्लेन में यहाँ पर बताया जाएगा। तो अच्छे से इसको समझते हुए आज की इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा, तो आप लोग लाइव बने रहें। तो सबसे पहले समझना क्या, इसको मैं बता देता हूँ। लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए समझिएगा, चैप्टर का नाम द लिविंग वर्ल्ड है और चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड है, और स्टार्टिंग जो हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए बचपन से आप लोगों ने सीखा कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर होता है, ठीक है, वो तो क्लियर हो गया। अब जो आप लोग एक्सप्लेनेशन समझेंगे वो थोड़ा हाईली लेवल का होगा, इसलिए आप लोग एंड तक जरूर देखें। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो बोथ कैसे होते हैं, मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, मतलब एक ही चीज़ के बने होते हैं। They are governed and influenced by the same kind of physical laws such as gravitation, magnetism, electrostatic forces and reactions, ठीक है। ये चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, इनका जो बनने का जो प्रोसेस होता है वो सिमिलरली सेम होता है और एक ही फिजिकल प्रोसेस के द्वारा ये कंप्लीट करते हैं। मतलब ग्रेविटेशनल नॉन लिविंग में भी होता है और लिविंग में भी होता है, मैग्नेटिज्म दोनों में होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों में होते हैं, रिएक्शंस भी दोनों में होती रहती हैं। However, the living beings are unique, लेकिन इन सबको देखते हुए, इतनी सारी सिमिलरिटीज़ को देखते हुए जो लिविंग बींग्स होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं, बिकॉज दे हैव वेल डेवलप्ड कोऑर्डिनेटेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब जो ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है वो अपने आप में ही एक स्पेशल कैरेक्टर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हेंस द लिविंग बींग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर ऑर्गेनिज्म सबसे संबोधित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है क्या कह रहा है, यूनिक ऑर्गेनाइजेशन इज़ द की फीचर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, संगठन की बात यहाँ पे की जा रही है, ये अपने आप में एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी भी लिविंग बींग का, ठीक है। एग्रीगेशन, म्यूचुअल इंट्रैक्शन, स्टेबिलिटी, ऑल्टरेशन, जिसको यहाँ पर चेंज कहा गया है, आर ऑल वेरी कॉम्प्लेक्स इन द लिविंग बींग्स। ये सभी कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, यूनिक होते हैं किसी भी लिविंग बींग्स में। लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड, ध्यान से समझिएगा, लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय जस्ट पुटिंग टुगेदर ऑल द रिक्वायर्ड कंपोनेंट इन द राइट प्रोपोर्शन। जो भी जीवन बना है, हम लोग के जीवन जो चल रहा है जिसमें हम लोग तैयार हुए हैं, ये सब कुछ एक राइट प्रोपोर्शन के आधार पर तैयार हुआ। द लाइफ रिक्वायर्स अ यूनिक, जो हमारी लाइफ होती है उसको आवश्यकता होती है वेल कोऑर्डिनेटेड की, वेल कोऑर्डिनेशन की एंड स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन की, एक स्थायी ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होता है। मिस्ट्री ऑफ बीइंग अलाइव, ये जो रहस्य है जीवन का, लाइज इन द हाईली कॉम्प्लिकेटेड वेट, कई तरह के मार्गों से होकर गुजरता है, इन विच लाइव मैटर इज ऑर्गेनाइज। यहाँ पर कुछ लाइव मैटर के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा जिनसे हम लोग आज जीवित हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट ओनली एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, इन फैक्ट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेचुरल सिस्टम। और ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, साथ ही यह एक नेचुरल सिस्टम के आधार जो बना हुआ है उसका एक आधार भी है। थ्रू देयर आर अबाउट 4 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर कम से कम 4 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है, जिसको काफ़ी हम लोगों ने देख रखा है। एट द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स देयर इज़ अ यूनिक मास्टर प्लान कॉमन टू ऑल। और ये सभी ऑर्गेनिज्म हैं ये बने होते हैं एक सेलुलर ढांचे से, मॉलिक्यूलर लेवल से, जिसको हम लोग यहाँ पर यूनिक मास्टर प्लान कॉमन टू ऑल, ये एक मास्टर प्लान होता है जिसकी वजह से आज हम लोग जीवित हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द सेल एज देयर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्लास 10th या 9th में आप लोगों ने सीखा होगा कि जो जीवन का आधार होता है, जीवन की जो इकाई होती है वो होती है सेल। कई तरह के सेल्स आपस में मिलते हैं और बनाते हैं टिश्यू। इसी प्रकार से कई तरह के टिश्यू आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन आपस में मिलते हैं, बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और इस प्रकार से एक जीवधारी या ऑर्गेनिज्म की रचना होती है। तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। All have essentially a similarity to the biochemical machinery and they share all the same genetic code in living beings. The level of organization
and interrelated in a complex manner and are maintained by the energy transformation। और इसी प्रकार से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है, एक क्रम से दूसरे क्रम तक बढ़ता रहता है और इस प्रकार से जीवन हमारा आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ मीन बाय लिविंग। तो किस प्रकार से आप बता सकते हैं कोई चीज़ लिविंग है, कोई चीज़ लिविंग नहीं है। तो लिविंग का मतलब समझ लेते हैं पहले। एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन ग्रो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो करता है, रेस्पायर करता है, रिप्रोड्यूस करता है, रिएक्ट करता है इन्वायरमेंट के थ्रू, स्टिमुलस के थ्रू, शो मूवमेंट और मूवमेंट शो करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इसी को हम लोग बोलते हैं लिविंग। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट अलाइक, सभी एक जैसे बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। कई ऑर्गेनिज्म अपने से बिल्कुल अलग होते हैं। दे एग्जिबिट इन द ग्रेट डाइवर्सिटी, और उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो सम कॉमन फीचर्स एंड रिलेशनशिप्स। दीज कॉमन फीचर्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर कुछ कॉमन फीचर्स बताए हैं जिसको आप लोग आधार बनाते हुए बता सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या फिर नहीं। तो पहला है सेलुलर नेचर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आप में ही एक यूनिक हैं, अपने आप में ही अद्वितीय हैं, क्योंकि उनमें जो सेलुलर बेस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाया जाता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, वो एक सेल से बने होते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सेल, सेल के ही बने होते हैं, और सेल को ही हम लोग बोलते हैं इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर हो गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल ओनली। और जो यूनिसेलुलर है, नाम से ही लग रहा होगा यूनी का मतलब होता है वन। जो सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशंस या ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सेल, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि यूनी का मतलब होता है एक। वाइल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ सेल्स एक से ज़्यादा होते हैं। अब जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको भी देख लेते हैं, डेफिनेट मॉर्फोलॉजी। तो किस प्रकार से उनकी मॉर्फोलॉजी में अंतर होता है, या फिर किस प्रकार से हम लोग मॉर्फोलॉजी को देखते हुए, विभिन्नता को देखते हुए उनकी अलग कर सकते हैं लिविंग बीइंग को नॉन लिविंग से। द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डेफिनेट एक्सटर्नल अपीयरेंस। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है जो वो दिखने में दिखाई देते हैं। दे कैन चेंज दिस अपीयरेंस विद इन अ वेरी नैरो लिमिट। और इस प्रकार से वो अपने में जो चेंजेस लाते हैं, अपीयरेंस में चेंज लाते हैं, वो बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही छोटा होता है, लिमिटेशन भर का होता है। एक लिमिट के बाद उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है, ये आप लोग जानते ही होंगे। अब बात करते हैं प्लांट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। तो प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करते हैं वेल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन को। किस आधार पर ये बनता है इसको मैं बताने जा रहा हूँ। दे कंसिस्ट ऑफ सेल्स, जैसा कि अभी मैंने बताया था, सेल्स से बने होते हैं, और सेल्स ही आपस में जुड़कर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द ऑर्गन एंड ऑर्गन्स टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होता है और टू फॉर्म द एंटायर इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करता है। इसी प्रकार हाउएवर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल ओनली, देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज देयरफॉर असेलुलर, मतलब सब सेलुलर, ठीक है। इसी वजह से अमीबा को इर्रेगुलर शेप हम लोग जानते हैं, तो उसका आकार किसी भी चीज़ का हो सकता है। अब अगला जो मेन पार्ट या मेन टॉपिक है उसको बोलते हैं रिक्वायर एनर्जी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एनर्जी की आवश्यकता पूर्ण रूप से होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ। उनको ग्रोथ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी उनको फूड से मिलता है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है बचपन से। वियर एंड टियर एंड अदर लाइफ एक्टिविटीज़ विदाउट एनर्जी नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। बिना एनर्जी के या बिना ऊर्जा के ग्रहण किए हुए कोई भी जीवधारी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं इरिटेबिलिटी एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलाई। आप लोगों को पता होगा जब भी कोई गर्म चीज़ आप लोग छूते हो तो आपका हाथ पीछे की तरफ भाग जाता है या फिर आप हाथ को खींच लेते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर स्टिमुलस का प्रभाव पड़ता है। लिविंग बींग्स, जो भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं किसी भी चेंजेस को देखते हुए इन द सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास जो भी परिवर्तन होता है उसको देखते हुए हम लोग क्या है, सेंसिटिव होते हैं। दे एग्जिबिट रिस्पॉन्स टू दीज चेंजेस, और इस चेंजेस को देखते हुए हम लोग अपने आप में कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर करते हैं। जैसे पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में मिमोसा पिडिका एक प्लांट है जिसको हम लोग कॉमन नेम टच मी नॉट छुई मी का पौधा होता है, जिसको हम लोग छूते ही उसकी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। प्लांट व्हेन डज सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लीव्स, और उसकी पत्तियां जब सिकुड़ती हैं तो इससे ये स्पष्ट होता है कि पेड़ पौधे या फिर ऑर्गेनिज्म इंटिबिलिटी एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस के प्रति अपना प्रभाव डालते हैं। अगला जो पार्ट है, अगला टॉपिक है मूवमेंट एंड लोकोमोशन की बात हो रही है। लोकोमोशन का मतलब आप लोग समझते होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। तो किस प्रकार जीवधारी या किस प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है या फिर उसमें किस प्रकार से मूवमेंट होता है, तो समझ लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो शो रिमार्केबल डिग्री ऑफ सेल्फ लोकोमोशन। द हाइएस्ट
ऑफ लोकोमोशन इज ऑब्जर्व इन द एनिमल्स। तो ये काफ़ी हद तक एनिमल्स में दिखाई देता है, पेड़ पौधों में ऐसी कोई भी घटनाएं या ऐसी कोई भी जो है प्रोसेस नहीं हो। तो इस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो शो रिमार्केबल डिग्री ऑफ सेल्फ लोकोमोशन, मतलब एक मूवमेंट शो करते हैं। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ लोकोमोशन इज ज़्यादातर इन द एनिमल्स, और ज़्यादातर लोकोमोशन ये किस में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है। हाउ एवर प्लांट्स ऑल्सो शो सम काइंड ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट, जैसे कि सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस टुवर्ड द सन। आप लोगों ने देखा होगा सूरजमुखी का जो फूल होता है या सूरजमुखी जो होता है वो क्या करता है, सूरज जिधर से निकलता है उसकी जो फेस होता है उसी दिशा में होता है। तो ये एक उदाहरण है लोकोमोशन का। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन का। तो कोऑर्डिनेशन क्या, इसको भी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वेरियस बॉडी पार्ट्स आर द इंडिविजुअल वर्क टू कोऑर्डिनेट मैनर। तो इस प्रकार जो हमारा शरीर बना हुआ है इसके समस्त भाग जो हैं या समस्त पार्ट होते हैं बॉडी के, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन का सबसे बड़ा उदाहरण देते रहते हैं। दे शो अ परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन फॉर द एडवांटेजेस ऑफ द इंडिविजुअल्स। इफ एनी वन ऑफ द पार्ट ऑर्डर द होल बॉडी बिकम्स डिजीज, मतलब अगर एक भी भाग कमज़ोर पड़ गया या एक भी भाग कार्य करना बंद कर देगा तो आपके पूरे संपूर्ण जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है वो काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ेगा उस पर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं 8th पॉइंट की, इसका नाम है मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। तो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, और 9th क्लास में आप लोगों ने ग्रोथ के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा रखा होगा। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑल ऑर्गेनिज्म, देखिए यहाँ पर ऑल ऑर्गेनिजम्स, कहीं पर भी शब्द ऑर्गेनिज्म आया है तो इसका मतलब हो गया है लिविंग की बात हो रही है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म कैरी आउट बायोकेमिकल रिएक्शन सच एज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ वेरियस मेटाबॉलिटीज एक्सेट्रा। और इन्हीं केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस लीड टू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसी बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से ही ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ दिखाई देती है। और ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज़ द इरिवर्सिबल इंक्रीज या इरिवर्सिबल इंक्रीजमेंट इन द अमाउंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ग्रोथ ऑल्सो इन्वॉल्व्स द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ साइज बॉडी सेल्स एंड एनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ कहता है किस चीज़ में, नंबर ऑफ किस चीज़ में, नंबर ऑफ सेल्स के इंक्रीजमेंट में, नंबर ऑफ बॉडी के इंक्रीजमेंट में, इनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन के, या फिर बात कर लें बॉडी ऑर्गेनाइज सिस्टम में। ठीक है, इन सभी के इंक्रीजमेंट में हम लोग इस ग्रोथ को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब हो गया टू रिमूव आउट एक्सक्रीटा, मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना ही एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेस, शरीर की जो गंदगी होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा बाहर निकलती हैं। तो ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स डेवलप्ड सम हार्मफुल वेस्टेज इन द बॉडी, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट बनने लगते हैं, और इन्हीं का रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल वेस्टेज इज एसेंशियल टू कीप द बॉडी फिट, और इन्हीं को बाहर निकालना होता है हम लोगों को अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। हेंस ऑल ऑर्गेनिजम्स रिमूव आउट देयर वेस्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्लियर हो गया, एक्सक्रीशन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 10 की। तो क्या है 10? रिप्रोडक्शन एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो किस प्रकार से कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ चलती रहती है, इस प्रकार से क्रम बढ़ता रहता है, एक संतान से दूसरे जो आगे जो नस्लें होती हैं, पीढ़ियाँ होती हैं, चलती रहती हैं, तो किस प्रकार से कंप्लीट होता है इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। दिस इज़ द मोस्ट रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्या चीज़? रिप्रोडक्शन। क्योंकि अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, और इसी से उनकी जो कम्युनिटी होती है वो आगे तक बनी रहती है। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। अपने ही जैसे संतान की उत्पन्न करने की क्षमता उनमें पाई जाती है। अ न्यू इंडिविजुअल दस अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल। ठीक है, ये क्लियर समझ में आ गया। नाउ लाइफ अराइजेस, और इस प्रकार जीवन का जो क्रम है वो चलता रहता है। ये शब्द जो कहे हैं न्यू लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये है रॉबर्ट वर्च्यू महोदय का। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, अपनी कॉपी में नोट करना बिल्कुल मत भूलिए। द न्यूली प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आफ्टर सम टाइम बिकम मैच्योर हो जाते हैं, एनफ टू एनफ गेन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। देयर फॉर द रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। और इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये एक तरह से कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का एक आधार होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एडॉप्टेशंस की। एडॉप्टेशंस आप लोगों ने देखा होगा, धीरे धीरे जो जलीय जीव थे वो कहाँ आकर्षित होकर वो टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहने लगे, और उनको ऐसा सर्वाइवल मिल गया, ऐसा एडॉप्टेशन मिल गया कि वो लोग जो है बाहर की ऑक्सीजन को यूज़ करने लगे। ठीक है, एडॉप्टेशन देख लेते हैं क्या है। तो नेचर फॉलोज द रूल। क्या नेचर फॉलो करता है रूल? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो
फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा, और जो फिट नहीं है, अनफिट है, वो सर्वाइव बिल्कुल भी इस एटमॉस्फेयर में नहीं कर पाएगा। तो एडॉप्टेशंस इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ टू मेक सर्टेन चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, सच चेंजेस टू सूट द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एडॉप्टेशन। इसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं एडॉप्टेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा आधार होता है जिससे हम लोग इस संपूर्ण संसार में जीवित रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑटो रेगुलेशन, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़, ठीक है, कई तरह की लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं। क्लास 10 के पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था। कई तरह की वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, कई तरह की लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। उसको यहाँ पर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ की हमने बात कर रहे हैं। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेगुलेटेड बाय एन ऑटोनोमस न्यूरोएंडोक्रोनिक कंट्रोल, जो कि प्लांट और हार्मोनल कंट्रोल के तौर पर जानी जाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो शेडिंग ऑफ मिल्क टीथ और अराइजिंग ऑफ परमानेंट टीथ, one set of puberty related to the changes, menstruation in the human female, etc. These are the common some these processes which are self regulated। मतलब ऑटो रेगुलेशन का मतलब जीवन में, या फिर ये कह लें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कई तरह की वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, लिविंग प्रोसेस होती हैं, लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जो अपने आप चलती रहती हैं। जैसे हार्मोन का सिक्रीशन होना, या आप लोगों ने अपने अंदर भी जो है फील किया होगा, कई तरह के हार्मोन प्लांट्स में भी रेगुलेट होते हैं। आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 10 में आप लोगों ने फाइटो हार्मोन्स पढ़ रखे हैं। फाइटो हार्मोन का मतलब ऐसे जैसे ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ये सभी प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोनल सिक्रेशंस प्लांट में अपने आप ही होता रहता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे लास्ट है, एजिंग एंड डेथ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर इस धरती पे आया है, अगर उसने जीवन में जो है यहाँ पर अपना जो है सर्वाइव किया है, एग्जिस्ट किया है, तो उसका एंड होना निश्चित है। मतलब एजिंग एक तरह से उम्र का बढ़ना और अंत में उसकी मृत्यु हो जाना, ये भी प्रकृति का ही एक नियम है। तो ईच ऑर्गेनिज्म फॉलोज अ डेफिनेट लाइफ साइकिल। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी एक डेफिनेट लाइफ साइकिल होती है, जिसको पूरा करने के बाद वो एक कंडीशन होती है डेथ वाली, उसमें पहुँच जाता है। इट इज़ बॉर्न एंड आफ्टर सम टाइम इट रीचेस यंग वन, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स ओल्ड, इट्स लाइफ प्रोसेस इज स्लो डाउन, और धीरे धीरे ये क्रम घटता रहता है। प्लांट इज कॉल्ड सेनेसेंस, और इसको हम लोग सेनेसेंस कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एज रिलेटेड चेंजेस, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं ये जो एज रिलेटेड चेंजेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एजिंग। ठीक है, उम्र का बढ़ना एजिंग कहलाता है। आफ्टर सम मोर टाइम, कुछ समय और बाद, ऑल लाइफ एक्टिविटी गेट स्टॉप्ड। जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ही रुकने लगती हैं, और एक समय आता है जिसको यहाँ पर हम लोग डेथ के नाम से जानते हैं। दिस इज़ डेथ। Death is the most striking feature of all living organism. An organism can be regenerated, cloned, but it cannot avoid the death। तो हम लोग समझ गए होंगे, डेथ को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, बस क्लोनिंग के तौर पर हम लोग एक जीवन को तैयार कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन के माध्यम से हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को तैयार कर सकते हैं, लेकिन अपनी उम्र को बचाए रख पाना या फिर एजिंग को रोक पाना, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को करना क्या है इसके बारे में मैं बहुत ही जल्द बताने वाला हूँ। आप लोगों को कितना वर्क लिखना है अपनी कॉपी में, हर एक पार्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। आप लोग कंप्लीट जरूर करते चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।